स्वागत। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। हमें जो स्रोत मिले हैं वे इस ग्रंथ की एक कमाल की व्याख्या करते हैं, जिसमें ध्यान की 112 तकनीकें बताई गई हैं। और यहाँ एक बात साफ कर दूं, तंत्र का मतलब है तकनीक या विधि, कोई रहस्यमय कर्मकांड नहीं जैसा आजकल लोग समझते हैं। सही बात है। विज्ञान मतलब चेतना का विज्ञान, तो ये चेतना को जानने की 112 विधियों का ग्रंथ है। बिल्कुल। और इस चर्चा का हमारा मिशन सीधा सा है। हमें यह समझना है कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके कमर सीधी करके बैठना नहीं है। हम ये देखेंगे कि ये ग्रंथ कैसे हमारे रोजमर्रा के कामों को, मतलब चाय पीने से लेकर ट्रैफिक में फंसने तक, ध्यान के मौकों में बदल सकता है। और यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये जीवन से भागने को नहीं कहता, नहीं, बल्कि जीवन में और गहराई से उतरने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बनावटी बहुत दिलचस्प है। ये कोई उपदेशों की किताब नहीं है। ये तो एक सवाल जवाब का सिलसिला है ना? हाँ, बिल्कुल। ये भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक बहुत ही गहरी और आप कह सकती हैं निजी बातचीत है। अच्छा। पार्वती पूछती हैं, ये ब्रह्मांड क्या है, मेरा असली मैं कौन है, परम सत्य तक मैं कैसे पहुंचूं? और शिव जवाब में कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं देते। वो सीधे 112 रास्ते बताते हैं, 112 प्रैक्टिकल तरीके। 112 तरीके, ये बात ही अपने आप में बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि कोई एक तरीका सबके लिए नहीं है। एग्जैक्टली। और ये आज के वन साइज फिट्स ऑल वेलनेस ट्रेंड के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हाँ, जहां सबको एक ही तरह की मेडिटेशन करने को कहा जाता है। बिल्कुल। ये ग्रंथ मानता है कि हर इंसान अलग है, उसका स्वभाव अलग है, तो हो सकता है जो तरीका आपके लिए काम करे वो मेरे लिए ना करे। सही। ये एक तरह का आध्यात्मिक लोकतंत्र है। आपको अपने लिए सही रास्ता चुनने की पूरी आजादी है। तो चलिए इन रास्तों पर चलना शुरू करते हैं। स्रोत में इन 112 विधियों को कुछ हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना तरीका है सांस पर ध्यान देना। अब ये तो हर कोई कहता है, इसमें नया क्या है? सवाल बहुत अच्छा है। नया इसके क्यों और कैसे में है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सांस पर ध्यान देने का मतलब है मन को जबरदस्ती, मतलब शांत करना। हाँ, कंट्रोल करना। लेकिन इसका गहरा इंसाइट ये है कि मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश ही असल में तनाव पैदा करती है। अच्छा। ये तकनीक मन से लड़ती नहीं, बल्कि उसे एक ऐसा काम देती है जिसे वो खुशी खुशी करता है, वर्तमान में टिकना। मतलब मन को भटकाने के बजाय एक काम पर लगा दो। बिल्कुल। सांस हमेशा अभी में होती है, ना अतीत में ना भविष्य में। तो जब आप अपनी आती जाती सांस को महसूस करते हैं तो आपका मन वो अपने आप वर्तमान में आ जाता है। एक खालीपन। हाँ, एक छोटा सा पॉज, बस। उस ठहराव को महसूस करना। उस एक पल में कोई विचार नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। ये तो सच में प्रैक्टिकल लगता है। मतलब अगर आप कहीं लाइन में इंतजार कर रहे हैं या मीटिंग के बीच में 2 मिनट का ब्रेक है, हाँ, तो बस अपनी सांस के उस ठहराव को महसूस कर सकते हैं। ये तो चलते फिरते ध्यान हो गया। यही तो इसका सार है। ध्यान के लिए आपको अपनी जिंदगी से समय चुराने की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी में ही ध्यान को घोल लेना है। सांस तो शरीर से जुड़ी है और स्रोत हमें इसी कनेक्शन को और गहरा करने को कहता है ना? शरीर पर ध्यान केंद्रित करने वाली तकनीक है, वो कैसे काम करती है? हाँ, ये अगला कदम है। हम अक्सर अपने शरीर में रहते नहीं, बस उसे गाड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। ये तकनीकें हमें अपने शरीर में वापस घर ले आती हैं। एक विधि है कि आप बस लेट जाएं और अपनी चेतना को शरीर के किसी एक हिस्से पर, मान लीजिए पैर के अंगूठे पर ले जाएं। पैर के अंगूठे पर? हाँ, बस उसे महसूस करें बिना किसी विचार के। वहाँ क्या हो रहा है, गर्माहट है, कोई झंझनाहट है या कुछ भी नहीं। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बस अपने अंगूठे पे ध्यान देना, इससे क्या हासिल होगा? क्या ये बोरिंग नहीं हो जाएगा? शुरू में लग सकता है, लेकिन इसका मनोविज्ञान बहुत गहरा है। हमारा सारा तनाव, हमारी सारी चिंताएं वो शरीर में इकट्ठा होती हैं। कंधों में जकड़न, पेट में बेचैनी। बिल्कुल। जब आप अपने शरीर के किसी हिस्से के प्रति पूरी तरह जागरूक होते हैं तो आप वहां जमा हुए तनाव को भी महसूस करते हैं, और सिर्फ जागरूकता से ही वो तनाव पिघलने लगता है। अच्छा। ये शरीर और मन के टूटे हुए पुल को दोबारा जोड़ने जैसा है।
आप ज्यादा ग्राउंडेड मतलब जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, हवा में नहीं उड़ते। तो पहले सांस, फिर शरीर, अब हम शरीर के जरिए बाहर की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। स्रोत कहता है कि हमारी पांचों इंद्रियां, हमारी सेंसेस ध्यान का दरवाजा बन सकती हैं। ये सुनकर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई। और ये सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है मेरे हिसाब से। हम दिन भर कुछ ना कुछ देखते, सुनते, चखते हैं, लेकिन पूरी तरह होश में रहकर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हम संगीत सुनते हैं, पर साथ साथ मन में उसे जज करते रहते हैं। ये गाना अच्छा है, इस सिंगर की आवाज अच्छी नहीं है। हाँ, ये तो होता है। ये तकनीक कहती है किसी आवाज को सिर्फ सुनो, बिना कोई लेबल लगाए। जैसे वो आवाज एक लहर की तरह आई और शून्य में विलीन हो गई। एक मिनट, आप कह रही हैं कि ट्रैफिक का शोर सुनना भी ध्यान हो सकता है? ज्यादातर लोगों के लिए तो ये स्ट्रेस की वजह है। बहुत अच्छा सवाल है। ये तकनीक शोर को पसंद करने के लिए नहीं कहती। ये कहती है कि उसे शोर का लेबल दिए बिना सुनो। क्या उसे सिर्फ एक ध्वनि की तरह सुना जा सकता है, बिना उसे खराब या परेशान करने वाला कहें? जब आप ऐसा करते हैं तो उस ध्वनि के आपको परेशान करने की शक्ति वो खत्म हो जाती है। अच्छा। आप उसके मालिक बन जाते हैं। वाह, मतलब मेरी सुबह की कॉफी पीना भी एक पूरा ध्यान का अनुभव बन सकता है अगर मैं उसके रंग को सच में देखूं। हाँ, उसकी महक को सच में सूंघूं और उसके हर घूंट के स्वाद को पूरी तरह महसूस करूं। ये तो हमारे आज के मिशन से बिल्कुल जुड़ता है। आपने पकड़ लिया। अब आपको ध्यान के लिए अलग से समय नहीं निकालना। आपका हर अनुभव ही ध्यान बन सकता है। जो आप कर रहे हैं बस उसे 100% जागरूकता से करना है। बाहर की दुनिया से तो डील कर लिया, पर अंदर जो तूफान चलता है उसका क्या? गुस्सा, डर, जलन, स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि नेगेटिव भावनाओं को कंट्रोल करो, दबाओ। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये ग्रंथ भावनाओं को दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा मानता है। ये उन्हें दबाने की बजाय साक्षी भाव से देखने को कहता है। साक्षी भाव, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। लाल गाड़ी, नीली गाड़ी, तेज, धीमी। ठीक है। पर आप सड़क पर कूदकर उन्हें रोकने या धक्का देने की कोशिश नहीं करते। आप बस उन्हें देखते हैं। गुस्सा, खुशी, दुख, ये सब ट्रैफिक की गाड़ियों की तरह हैं। ये ऊर्जा की लहरें हैं जो आपके अंदर उठती हैं और चली जाती हैं। ओके। साक्षी भाव का मतलब है ये महसूस करना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं। मैं वो हूं जो इस गुस्से को देख रहा है। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? जब बहुत तेज गुस्सा आता है तब तो इंसान का खुद पर काबू नहीं रहता, होश खो बैठता है। हाँ, उस वक्त साक्षी भाव बनाए रखना कैसे मुमकिन है? बिल्कुल सही सवाल। ये एक दिन में नहीं होता। ये एक मांसपेशी बनाने जैसा है। आप पहले दिन 100 किलो वजन नहीं उठाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 5 किलो से शुरू करते हैं। इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस तब नहीं करते जब आप गुस्से से पागल हो रहे हों। आप तब करते हैं जब आपको हल्की सी झुंझुलाहट होती है, कोई छोटी सी बात बुरी लगती है। अच्छा, छोटे स्तर पर? हाँ, आप उस छोटी सी भावना को देखना सीखते हैं। धीरे धीरे आपकी ये देखने की क्षमता बढ़ती जाती है। फिर एक दिन जब बड़ा तूफान आता है तो आप उसके बीच में भी शांत खड़े रह पाते हैं। तो हम स्थूल यानी सांस और शरीर से शुरू करके सूक्ष्म यानी इंद्रियों और भावनाओं तक पहुंचे, लेकिन स्रोत हमें इससे भी गहरे में ले जाता है, जहां विचार भी नहीं होते। ये शून्य या द वॉइड की धारणा, ये सुनने में थोड़ी डरावनी लग सकती है। इसे कैसे समझे? शून्य शब्द से लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ शून्य का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि खुलंत, एक अनंत संभावना। खुलंत। हमारा मन लगातार विचारों की एक ट्रेन की तरह है, एक के बाद एक डिब्बा। लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि 2 डिब्बों के बीच, यानी 2 विचारों के बीच हमेशा एक छोटा सा गैप होता है, एक मौन का पल। तो इसमें करना क्या है? उस गैप को खोजना है? हाँ, बस अपने विचारों के प्रवाह को देखना है बिना उलझे, और इंतजार करना है उस पल का जब एक विचार खत्म हो और दूसरा अभी शुरू न हुआ हो। शुरुआत में ये पल 1 सेकंड के 1000वें हिस्से जितना लगेगा, लेकिन अभ्यास से ये अंतराल बड़ा होने लगता है, और उस अंतराल में उतरना ही शून्य का ध्यान है। ओके। वो ऐसी जगह है जहां सिर्फ शुद्ध चेतना है, कोई मैं नहीं,
कोई अहंकार नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जब आप इस खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं और कुछ सेकंड के लिए दिमाग एकदम शांत, एकदम खाली हो जाता है। क्या वो वैसा ही कुछ है? बिल्कुल, वो उसी शून्य की एक झलक है। ये ग्रंथ बस हमें उस झलक को जानबूझकर और ज्यादा देर तक अनुभव करने का तरीका बताता है। ये सबसे सीधी लेकिन शायद सबसे गहरी विधियों में से एक है। तो इन सब प्रेरकों को देखने के बाद इस ग्रंथ की सबसे खास बात क्या है? ये किसके लिए है? इसकी सबसे खास बात है इसकी सार्वभौमिकता। ये किसी एक धर्म या विश्वास प्रणाली से नहीं बंधा है। ये नहीं कहता कि मानो, ये कहता है कि करके देखो, अनुभव करो। और ये हर किसी के लिए है। जो ध्यान शुरू कर रहा है उसके लिए सांस की विधियां हैं, जो तनाव में है उसके लिए शरीर और इंद्रियों की विधियां हैं, और जो गहरे जाना चाहता है, जो जीवन के गहरे रहस्यों को खोजना चाहता है, उसके लिए शून्य और साक्षी भाव की विधियां हैं। और हाँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो पारंपरिक ध्यान से बोर हो चुके हैं और कुछ नया, कुछ जीवंत चाहते हैं। तो आज की इस चर्चा से बिल्कुल साफ है कि विज्ञान भैरव तंत्र ध्यान को किसी आश्रम या बंद कमरे की एक्टिविटी से निकालकर हमारे लिविंग रूम में, हमारे ऑफिस में, मतलब हमारी जिंदगी के हर पल में ले आता है। हाँ, ये एक टूल किट है जो सिखाती है कि कैसे हर सांस, हर स्वाद, हर भावना आत्म खोज का एक दरवाजा बन सकती है। इसका निचोड़ यही है कि ये सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक नया चश्मा है। यह सिखाता है कि शांति या मोक्ष कहीं दूर भविष्य में नहीं है, वो यही है, इसी पल में। बस हमें उसके प्रति जागने की, जागरूक होने की कला सीखनी है। वाकई एक गहरा और जीवन को बदलने वाला नजरिया। तो एक सवाल यहाँ हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर मंथन किया जा सकता है। अगर हर रोज का काम, जैसे सुबह की कॉफी पीना, दोस्तों से बात करना या रात को आसमान के तारे देखना, पूरी जागरूकता और साक्षी भाव के साथ किया जाए, तो क्या हमें ध्यान के लिए अलग से मैट पर बैठने की जरूरत भी पड़ेगी? या फिर हमारी पूरी जिंदगी ही एक ध्यान बन सकती है?